वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, इस बार हम लोग बिहार APO मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स की क्लासेस हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप बिहार APO मेंस 2022 के कैंडिडेट हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं हैं और आपकी जानकारी में आपका बैचमेट, जूनियर, सीनियर कोई भी अगर बिहार APO मेंस 2022 अगर इस बार दे रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले कल बाई मिस्टेक मेरे से कल का जो क्वेश्चन था उसका मेंस का आंसर मैं भूल गया। मैंने सोचा कि लास्ट में बताऊंगा और लास्ट में मेरे माइंड से बातें निकल गई। टाइम भी थोड़ा हो रहा था तो मुझे TIP में कुछ चीज़ें और बतानी थी, वो मेरे माइंड से रह गई। तो इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड। मैं कल की तरफ चलता हूँ आपको, और जो चीज़ें कल के वीडियो में उससे आगे की कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ वो TIP से रिलेटेड। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यस, नंबर 1 बाई 1 हम लोग बात करते हैं। कल का वीडियो देखिएगा और उसमें ये ऐड कर दीजिएगा। जो सेक्शन 54A है CRPC का, दिस टॉक्स ऑफ जुडिशियल TIP। कल मैंने बताया था कि एक्यूज में रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इनटू TIP। तो अगर एक्यूज का रिफ्यूजल विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और विदाउट एनी रीजन है तो इन दैट केस एन एडवर्स इन्फरेंस may be drawn against accused and it will be a sufficient ground for framing of charge against accused. Charge against accused। तो हम आएंगे क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो ये जुडिशियल TIP से अब सवाल ये पैदा होता है कि मान लीजिए ये कोई लेडी है, ये मार्केट गई, इसका यहाँ पे चैन कोई अननोन एक्यूज ने छीन लिया। जो एक्यूज ये पकड़ा गया, अरेस्ट होता है, ये TIP में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे दिखा दिया गया थाने में विटनेसेज के समक्ष। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पुलिस ने जिस शख्स को अरेस्ट किया है, क्या ये वही शख्स है जिसने चैन छीना था? और इस बात की शिनाख्ती इस और एक्यूज की इस बात के लिए पहचान सिर्फ और सिर्फ विक्टिम या जो मौके पे चश्मदीद हैं वो लोग ही कर सकते हैं। तो what is the remedy अगर if accused refuses to participate into judicial TIP? तो वैसे केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है एक्यूज को लॉकअप में या कोर्ट में या कहीं भी विक्टिम को दिखवाता है, विक्टिम का बयान लिखता है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 161 के अंतर्गत कि ये मैं आज आपके साथ केस की पैरवी में अदालत आई, या मैं आज अपने केस के पैरवी के सिलसिले में थाने पहुंची, जो कि एक शख्स को आपने दिखाया मुझे, और ये वही शख्स है जिसने उस दिन मेरी सोने की चैन तोड़ ली थी। ऐसे इस तरह का एक बयान सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट बिकम्स रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9। तो ये दो तीन एडिशनल चीजें आपको ऐड करनी है। और कल के क्वेश्चन में हम लोग अब आ जाते हैं। कल का क्वेश्चन ये था, ये आपका PT का क्वेश्चन कि रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इनटू TIP मे बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट एक्यूज। ये आंसर डी होगा। इसमें आप देखिए, मैं इसको
रेड टेक्स्ट से ये कर दिया, टिक भी कर दूं इसको। लेकिन अगर एक्यूज का ग्राउंड जेन्युइन है तो देन देयर मे नॉट बी एनी एडवर्स इन्फरेंस। तो चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि एक्यूज ने कोई ग्राउंड लिया है या नहीं लिया, एज टू व्हाई ही इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इनटू जुडिशियल टीआईपी, तो इन दैट केस आपका आंसर डी होगा। अगर एक्यूज ने कोई ग्राउंड लिया है एंड दैट ग्राउंड इज जेन्युइन, देन इसका आंसर ए भी हो सकता था। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है तो इसलिए देयरफॉर ये आंसर डी होगा। मेंस का क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीआईपी। तो टीआईपी पे कल भी बताया था, अभी भी बताया, वो देख के आप लिख सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हेन टीआईपी इज नेसेसरी, तो इंटरव्यू में आपको शॉर्ट बोलना है, जितना कम से कम आप बोलेंगे, एक्यूरेट तरीके से बोलेंगे, उतना ही बेहतरीन आपका इंटरव्यू होगा। तो टीआईपी इज नेसेसरी व्हेन आइडेंटिटी of a person or a thing is to be established within the meaning of section 9। अगर फिर इंटरव्यू बोर्ड में आगे पूछे कि एक्यूज के लिए, तो आपको सारे प्रोविजंस बताइए सेक्शन 54A CRPC। तो इतना वीडियो का इस पार्ट, कल के वीडियो के साथ जोड़ के देखिएगा। आज पता नहीं शायद पार्ट 10 है, और मैं थोड़ा जल्दी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बिहार एपीओ से पहले मुझे एविडेंस एक्ट कंक्लूड भी करना है, और अब कोशिश करते हैं। आज का क्वेश्चन कि ग्रुप में भी एक रिवार्ड का क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉम्प्ट करने के लिए, स्टडी के लिए, कि एक्सटर्नल फैक्ट रिवील्स इनर सीक्रेट, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है कि सोनू इज ट्राइड फॉर मर्डर, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग अबाउट जनरल डिस्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ कमिटिंग मर्डर। तो ये फैक्ट इरेलीवेंट है। हम लोग पढ़ेंगे कि एज टू हाउ दिस फैक्ट इज इरेलीवेंट, एक्सप्लेनेशन 1 में दिया हुआ है। और मेंस के लिए व्हेन द इंटेंशन ऑफ एक्यूज इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, द एविडेंस ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन पास्ट एंड प्रेजेंट बिकम्स रेलिवेंट and such evidence can be given, explain with the help of statutory provisions। तो सेक्शन 14 यहाँ पे आता है हम लोगों का। और एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट एक रूल है, उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 15, नेक्स्ट सेक्शन, वो हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ये जो कुछ आपके लिए नोट्स हमने लिख दिया है, आज टाइपिस्ट आया नहीं, मुझे खुद अपने हाथों से टाइप करना पड़ गया। तो पहले सेक्शन 14 को देखते हैं। तो देखिए, आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना है तो ये चीजें आपको सिर्फ जानना, समझना, क्लैरिटी के साथ ही नहीं है, मतलब आपको याद भी रहना चाहिए। तो अब देखिए, इतनी सारी चीज, स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल, आपको अब अगर इन सारे चीजों को इतना आप याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, और नहीं याद कर सकते हैं तो जो याद हो वही लिखें। लेकिन इन सारी चीजों से निपटने के लिए, जैसे स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडी फीलिंग, तो कुछ कोड आप बना लें। जैसे so far as this MBB, तो M मीन्स ये कर्सर, हाँ, this M मीन्स स्टेट ऑफ माइंड, B मीन्स बॉडी, B मीन्स नेक्स्ट, B मीन्स बॉडली फीलिंग। तो इस तरह का आप भी कुछ बना लें। अब जैसे ये इतने सारे वर्ड हैं, स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन, तो इसका हमने एक कोड बनाया है, आप लोग हंसेंगे भी, सिक, GF, NRI, G। तो कोई जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही बनाए, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी। तो S मीन्स स्टेट ऑफ माइंड, I मीन्स इंटेंशन, K मीन्स नॉलेज, G मीन्स गुडविल, F मीन्स फेथ, N मीन्स नेग्लिजेंस, R मीन्स रैशनेस, I मीन्स इल विल, G मीन्स गुडविल। तो ऐसे इस तरीके से आपके एक सीक्वेंस में, अगर आप एक सीक्वेंस में
जैसे बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, अगर वैसे ही लिखते हैं तो थोड़ा कंपटीशन है, थोड़ा और भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन ये कुछ तौर तरीके हैं, हालांकि ये तौर तरीके आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ और भी इजाद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस देखिए कि ये जितनी सारी चीजें हैं, ये जैसे स्टेट ऑफ माइंड हो गया, ये इंटेंशन हो गया, आपके दिमाग में क्या चल रहा, आपका इरादा क्या है। तो पिछले क्लासेज में हमने बताया था कि कंडक्ट रिफ्लेक्ट इंटेंशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8, और सेक्शन 8 का ही अप टू कुछ एक्सटेंट सो फार एज कंडक्ट इज कंसर्न, उसका अप टू कुछ एक्सटेंट सेक्शन 14 में भी आता। तो पॉइंट इज हियर कि अगर किसी केस में फैक्ट इन इशू पे वीडियो बना रखा है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। रेलिवेंट फैक्ट पे भी बना रखा है अलग से, रेलिवेंसी एडमिसिबिलिटी पे भी बनाया हुआ है। तो अगर स्टेट ऑफ माइंड अगर प्रूव करना है, उसका एविडेंस देना है, तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई पर्सन है, इसका स्टेट ऑफ माइंड भाई एक्सप्लिसिट तो है नहीं, दिखता है नहीं, उसका इंटेंशन क्या है वो भी नहीं दिखता, इस आदमी को नॉलेज है या नहीं, वेदर दिस पर्टी इज स्टोलन और नॉट, क्या इस आदमी को पता है या नहीं, गुड फेथ, नेग्लिजेंस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड, रैशनेस, इल विल, गुड विल, तो क्या इस आदमी को इन सारी चीजों का पता है या नहीं। तो और अगर उसका एविडेंस देना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए when existence of any such state of mind, bodily feeling is in issue, कहा गया कि इसका एविडेंस दिया जा सकता है, वो मतलब जो मेंटल एलिमेंट है उनका एविडेंस दिया जा सकता है। फैक्ट्स दो तरह के हैं, एक फिजिकल फैक्ट और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। जो माइंड के अंतर्गत की जो चीजें हैं वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल फैक्ट में आएगा, और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जनरल डिस्पोजिशन नहीं होना चाहिए, फैक्ट इन इशू के संदर्भ में होना चाहिए। तो दिस सेक्शन 14 इज बेस्ड अपॉन, देखिए मैंने कुछ लिखा है, सेक्शन 14 जो है ये रेलिवेंसी बताता है किसी के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, किसी के बॉडी या बॉडीली फीलिंग के बारे में। फैक्ट्स दो तरह के हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। स्टेट ऑफ माइंड ऑब्वियस है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट की कैटेगरी में है, और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बाय डायरेक्ट टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस। तो जो इंटरनल फैक्ट हैं उनको केवल एसर्टेन कि हम लोग कर सकते हैं, या तो एक्यूज उसका कन्फेशन करे, या प्रिजम्पटिव इन्फरेंस सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से ड्रॉ करते हुए अबाउट फिजिकल फैक्ट्स। तो स्टेट ऑफ माइंड जैसे इंटेंशन, नॉलेज, डिजाइन, गुड फेथ, बैड फेथ, नेग्लिजेंस, मैलिस आर नॉट कैपेबल ऑफ परसेप्शन बाय द सेंसेस। ये सब मैंने कुछ आपके लिए मटेरियल तैयार किया है, वीडियो को पॉज कर इसे नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा जल्दी हम लोग चल रहे, अब मैं इस पे मेरा भी दिल करता है काफी लंबे क्लास डिस्कशन टाइप के हो, लेकिन टाइम नहीं है, एग्जाम बिहार एपीओ मेंस के कैंडिडेट बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी। तो बट समटाइम्स दे बिकम मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस बाय द कोर्ट। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लिखा हुआ आप नोट डाउन कर लेंगे। और कैसे एक केस भी है जगमोहन सिंह बिरजू वर्सेज स्टेट, इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 14 जो है बेस्ट है व्हेन द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज इज ए रेलिवेंट फैक्ट, मतलब मेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट व्हेन इट बिकम्स रेलिवेंट। तो उस साइकोलॉजिकल फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन आइदर बोथ प्रायर टू पास्ट या सब्सिक्वेंट का दिया जा सकता है, एंड दैट इज एडमिसिबल बीइंग रेलिवेंट एविडेंस। और ये देखिए पहला इलस्ट्रेशन तो हो गया कि जनरल डिस्पोजिशन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इलस्ट्रेशन है आपका कि प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस वो रेलिवेंट होगा
within meaning of this section or previous conviction of such person shall be previous commission of offense and previous conviction, both are relevant and admissible. हम लोग यहाँ पे एडमिसिबल नहीं कहेंगे, एडमिसिबिलिटी आपको बताया गया है, रेलिवेंसी इज समथिंग, एडमिसिबिलिटी इज समथिंग। तो उस वीडियो से कनेक्ट करके देखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 में प्रीवियस कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय एक्यूज और प्रीवियस कन्विक्शन दोनों रेलिवेंट होगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा हम लोग ऐसे समझते हैं कि फैक्ट इन इशू है आपके सामने कि ए जो है उसने ए एक्यूज ऑफ ए ने चोरी के माल में डील किया और उसको पता है नोइंग देम टू बी स्टोलन, इट इज प्रूव दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। मान लीजिए ए पे आरोप है कि उसके पास चोरी का मोबाइल था और दूसरे फैक्ट का ए के पास तो एक चोरी का मोबाइल मिला और ए के पास और भी चोरी के मोबाइल मिला। तो ए के पास एक चोरी का मोबाइल मिला जिसका केस चल रहा, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास और भी चोरी के ही मोबाइल थे सारे के सारे। तो इट मीन्स ही वॉज इनटू द नॉलेज दैट दीज मोबाइल्स आर स्टोलन प्रॉपर्टी। तो जो इलस्ट्रेशन ए है वो नॉलेज को मैं यहाँ के लिख देता हूँ, नॉलेज को शो आउट करता है। उसी तरह से बी है, ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग to another person a counterfeit coin which at the time when he delivered it he knew it to be counterfeit. The fact that at the time of its delivery he was possessed, और भी उसके पास counterfeit coin थे, तो ये भी उसके नॉलेज को शो करता है, उसके इंटेंशन को भी शो करता है। सी जो है ए सूज बी फॉर डैमेजेस डन बाय ए डॉग, बी which बी knew to be ferocious। द फैक्ट दैट डॉग है, तो ये जो है नॉलेज भी है, आपका इंटेंशन भी है, आपका इलविल भी है, यहाँ पे ये सारी चीजें शो करता है। तो ये एविडेंस रेलिवेंट है, दिया जा सकता है। जो इलस्ट्रेशन डी है, द क्वेश्चन इज वेदर ए एक्सेप्टेड अ बिल एक्सचेंज प्रीवियस ट्रांजैक्शन का, तो ये भी नॉलेज से रिलेटेड है, इसका भी एविडेंस दिया जा सकता है। E जो है A is accused of defaming B by publishing an imputation to harm the reputation of B. The fact that previous publication showing ill will on the part of A towards B, तो previous publication तो ये आपकी ill will को दर्शाता है, तो इसलिए इसका एविडेंस दिया जा सकता। आगे जो इलस्ट्रेशन है, if A is sued by B for fraudulently representing to B that she was solvent, whereby B being induced to trust she who was insolvent suffered loss. The fact that at time A represented to be solvent was supposed to be solvent by his neighbors and by persons dealing with him is relevant as showing that A made the representation good faith में, तो ये good faith को दिखाता है ये वाला, और therefore इसका एविडेंस दिया जा सकता। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे सारे इलस्ट्रेशंस को केयरफुली, तो ये बहुत आसान, बहुत इजी लगेगा। मैं इसमें थोड़ा टाइम नहीं, इतने सारे इलस्ट्रेशन है, 2-3 वीडियो हो जाएंगे इस पे, तो थोड़ा क्विकली मैं कर रहा हूँ। जी, ए इशूड by B for the price of work done by B upon a house of which A is owner by the order of C, a contractor. A's defense is that B's contract was with C. The fact that A paid C for work in question is relevant as proving that A did in good faith. तो ये भी good faith से संबंधित है, इसका एविडेंस दिया जा सकता। इसी तरह से ये सारे हैं, और आप देखिएगा, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा। और इसमें जो हम लोग देखेंगे, आपका उस सिमिलर फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता स्टेट ऑफ माइंड से संबंधित, जो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करता। अगर जनरल डिस्पोजिशन है तो दैट एविडेंस इज इररिलेवेंट, और इसको समझाया गया है इलस्ट्रेशन ओ एंड पी के द्वारा। देखिए, मैं इलस्ट्रेशन ओ और पी, ये जो इससे ऊपर वाले जितने इलस्ट्रेशन, ये सारे सिमिलर इलस्ट्रेशन है, 1, 2, 3 मैंने आपको समझा दिया।
आप उसको पढ़ेंगे सीक्वेंस में, आप सारा समझ जाएंगे। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसे बताने का कोशिश करूँगा। जो हम लोगों को मेन समझना है इलस्ट्रेशन ओ एंड पी, मैं क्वेश्चन भी आज इसी से पूछना चाह रहा था लेकिन पूछ दिया किसी दूसरे एंगल से। तो A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead। अब ये जो है the fact that A on other occasion shot B is relevant as showing his intention to shoot B। उसने B पे पहले भी गोली चलाई तो इससे उसका स्टेट ऑफ माइंड, जो इंटेंशन, जो ए का इरादा था बी को मारने का, तो ए ने बी पे पहले भी गोली चलाई। तो फैक्ट इन इशू यहाँ पे क्या हो गया इलस्ट्रेशन ओ में, जस्ट मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लूं। ए ने बी का मर्डर कर दिया, राइट, मुकदमा चल रहा। अब एविडेंस है कि ए ने पहले भी बी का मर्डर करने का प्रयास करा, कई बार उस पे गोली चलाई। तो बार बार बी पे गोली चलाना, अंत में मार ही दिया। पहले बी बच गया लेकिन अंत में वो ए ने मार ही दिया। तो अब फैक्ट इन इशू हो गया कि मर्डर ऑफ बी। ये जो एविडेंस है कि प्रीवियस ओकेजन पे भी इसने बी पे गोली चलाई, तो ये फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करता। तो देयरफॉर दिस पीस ऑफ एविडेंस इज रेलेवेंट। जो सेकेंड पीस ऑफ एविडेंस है वो जनरल डिस्पोजिशन ए के जनरल कैरेक्टर को बताता है, देयरफॉर दैट एविडेंस इज इररिलेवेंट। देखिए उसी को लिखा हुआ इलस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके मीनिंग्स को, उसके इंटरप्रिटेशंस को बता रहा हूँ। और आपको बस इतना ही करना है। स्टैट्यूट आपको बेयर एक्ट पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, बेयर एक्ट थोड़ा कम है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं अगर आप समझ गए तो, और ये अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन पे बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे उसमें इश्यूज हैं। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको आपको जो है जीनियस नहीं होना है। आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, वन लाइनर टू लाइनर के तौर पे आपको उसका बस कंसेप्ट और लॉजिक समझ जाना है। कंसेप्ट और लॉजिक आप समझ गए तो आपका हर एग्जाम क्लियर होगा, कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। और हम लोगों ने तो किया ही है सोशल सर्विस सारे बच्चे लोगों के लिए। देखिए बाकी कोचिंग वाले मुझे कहते हैं कि सर आप इस तरह से वीडियोज बना के डाल रहे हैं, कोचिंग वाला भाई भैया ऐसे पागल ऐसी बातें करते हैं। आप ये बताइए, आप आईपीसी का आपने पूरा सीरीज डाल दिया, अब एविडेंस का डाला। आप मुझे ये बताइए कि आईपीसी का आपके वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट ना आपके पास एडमिशन के लिए जाएगा ना हमारे पास आएगा। आप तो अपना धंधा चौपट करेंगे ही करेंगे, हमारा और करेंगे। अब लोगों को जो अच्छा लगता है, मेरी बस एक ही इच्छा है कि ईश्वर कम से कम मुझे मौका दे कि मैं सभी सब्जेक्ट का सीरीज वाइज वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। यही मेरा संकल्प है। ये संकल्प ईश्वर से दुआ है कि पूरा हो जाए हमारा। कुछ टाइम जरूर लगेगा बट आई एम डिटरमाइंड, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। देखिए तो खैर एनीवे मैं थोड़ा भावुक हो गया था। तो फर्स्ट पार्ट तो आप समझ गए कि फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, रेलिवेंट है। जो दूसरा पार्ट है द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल। तो मान लीजिए कि आई एम इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल, ये एक अलग फैक्ट हो गया। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट द पीपल, क्या इस बात से प्रूव हो जाए merely because I am in the habit of shooting the people, does it establish that I have also shot down B? तो my habit of shooting the people, इसका कनेक्शन मैं इसको लिख के समझाता हूं।
आप देखिए फिगर थोड़ा लिखने में और स्पेस बनाना पड़ेगा। ए ने बी का मर्डर कर दिया, राइट। ए जो है एक आदत है कि लोगों को गोली मारना, तो एक ही इस आदत से कि लोगों को गोली मारना, क्या इसी बेस पे ए ने बी को मारा या नहीं मारा ये साबित हो जाएगा कि ए ने बी को मारा, तो उसके अलग फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये जो एविडेंस है, द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट द पीपल विथ इंटेंट टू मर्डर देम इज इररिलेवेंट। तो इसीलिए हम लोग आगे जो सेक्शन 52 से 55 पढ़ेंगे तो उसमें केवल रेलिवेंट माना गया है प्रीवियस गुड कैरेक्टर। मैं 52 55 यहाँ नहीं लेके चला, फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, कंफ्यूजन होगा, वहां पे आपको बताऊंगा, जैसे एक रेफरेंस दिया। और जो इलस्ट्रेशन ओ का थीम है, उसी इलस्ट्रेशन ओ के थीम पे इलस्ट्रेशन पी बेस्ड है। is tried for a crime, the fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant। तो ये जो फैक्ट इन इशू से संबंधित है, the fact that he said something indicating a general disposition to commit crime of that class is irrelevant because ये general tendency है। उसी तरह से on these basis आज के क्वेश्चन में जो सोनू ने मर्डर किया किसी का, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग अबाउट जनरल डिस्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ कमिटिंग मर्डर, तो अगर उसके इस बात से कि मर्डर कैसे किया जाता है, चाकू से भी, गला दबा के भी, पॉइजन दे के भी, गोली मार के भी, बिजली का तार भी लगा के, ऐसे तमाम तरह के, तो क्या इस बात से साबित हो गया कि सोनू ने उस आदमी का मर्डर किया? तो देयरफॉर दिस एविडेंस इज इररिलेवेंट। हम लोग ध्यान दें, विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 5 हम लोग एविडेंस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ये सिर्फ दो ही चीजों का एविडेंस दे सकते। फैक्ट इन इशू से अगर कोई फैक्ट कनेक्टेड है, रेलिवेंट फैक्ट से कोई फैक्ट कनेक्टेड है इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 to 55, तो उसका भी एविडेंस दे सकते। तो बस इतना ही हमें समझना है। मेंस का जो क्वेश्चन है, when the intention of accused is required to be proved, the evidence of similar transaction past and present becomes relevant and such evidence can be given explained with the help of statutory provisions। तो इसमें आप सेक्शन 14 लिखिए, कहिए कि जो अदर फैक्ट्स के जो एविडेंस हैं वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन उनको देना चाहिए। सेक्शन 14 को लिखिए, उनके दोनों इलस्ट्रेशन को लिखिए, कुछ उनके दोनों एक्सप्लेनेशंस को लिखिए, कुछ इलस्ट्रेशन से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हो जाएगा। whether a state of mind of a person can be proved or not, yes, it can be proved within the meaning of section 14 by showing evidence of some other facts connected with fact in issue, तो उसको प्रूव किया जा सकता है। कल हम लोग सेक्शन 15, 16 करेंगे। ये सारे शुरुआती सेक्शन में आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट हो बिहार एपीओ मेंस में। आंख बंद कर मेरा भरोसा मत कीजिए, मुझे कभी कभी बच्चों से, मेरे विचार से, माय स्टूडेंट्स आर माय सोल एंड हार्ट, आप लोगों की बेहतरी के लिए मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि और मैं बेहतर तरीके से आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ, थोड़ी मेरी हेल्प करें, एंड दैट वुड बी फॉर्चून मोमेंट फॉर मी। बस अब इससे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा कुछ। तो चलिए इसको इस तरीके से पढ़िए। आज का टॉपिक अब यहीं खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लॉ स्टूडेंट की हेल्प हो सके। हमारा मिशन आपके सहयोग से ही कामयाब हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।